आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा गद्यांश होता है उसको हमें पढ़ना होता है, फिर उसके आधार पर हमें उत्तर जो उसके होते हैं वो देने होते हैं। हमारा गद्यांश है कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ये अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को क्या होते हैं, समर्पित हैं। उसके जीवन में एक समय आता है जब वे गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी ही हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सदगुरु अवतरित होते हैं तब ये नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब तो ये शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा परंपरा के माध्यम से अविनाशी गुरु तत्व हमारे शिष्य को प्रकाश देता रहता है। तो ये हमारा गद्यांश था, काफ़ी इजी था और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य परंपरा में, ऑप्शन ए है कि गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। ऑप्शन बी है शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ऑप्शन सी है शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है। ऑप्शन डी है गुरु का नाम शिष्य के बाद आता है। तो आपने गद्यांश देखा होगा, उसके आधार पर प्रश्न का आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, कि आपने देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य होते हैं उनके साथ जो गुरु होता है उनका नाम पहले आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ये अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता, मतलब उसके देखा जाता है और कहा जाता है कि अमुक कौन है, उस गुरु का शिष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। ऑप्शन बी है कि गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। ऑप्शन सी है गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। और ऑप्शन डी है गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये गुरु की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। इसका मतलब गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। इस वाक्य से तात्पर्य है कि जो गुरु की शिक्षा होती है वो शिष्य में क्या होती है, प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। इससे क्या आशय है। ऑप्शन ए है कि शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऑप्शन बी है शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। ऑप्शन सी है शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। ऑप्शन डी है शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, कि शिष्य जो है वो गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, ठीक है। जो शिष्य है वो गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। इसका मतलब है कि शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए उसी राह पर क्या करने लगता है, चलने लगता है, ठीक है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रहे हैं, तो बहुत ईजी आता है। जो भी हमारा गद्यांश होता है उसी के आधार पर आंसर देने होता है। और गद्यांश में कहा भी गया था कि जो शिष्य होता था वो गुरु की आराधना और उपासना करते करते कैसे हो जाता है, गुरु में, जबकि शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके क्या करने लगता है, उसी राह पर चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन ए है पूर्णतः समर्पित। ऑप्शन बी है बुद्धिमान। ऑप्शन सी है विद्वान।
ऑप्शन डी है परिश्रमी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, पूर्णतः समर्पित। ठीक है, जो पूर्णतः समर्पित शिष्य होता है उस पर गुरु का प्रभाव जो होता है वो अधिक दिखाई देता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पूर्णतः समर्पित शिष्य का गुरु पर प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जो भी शिष्य गुरु से जुड़े होते हैं वे गुरु अपने एक एक शब्द में शिष्य को क्या कर लेता है, अवतरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं। मतलब हमें बताया गया था कि ईश्वर जो होता है वो अवतरित होने से पहले किसी की खोज करता है, वो कौन थे। ऑप्शन ए है सुयोग्य शिष्य, ऑप्शन बी है सुयोग्य भाई, ऑप्शन सी है सुयोग्य मित्र, ऑप्शन डी है सुयोग्य माता पिता। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुयोग्य माता पिता। हमारे गद्यांश में कहा गया था कि जो ईश्वर थे वे अवतरित होने से पहले सुयोग्य यानी अच्छे माता पिता के क्या करते थे, खोज करते थे। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि ईश्वर अवतरित होने से पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार जो सद्गुरु हैं वो भी अवतरित होने से पहले क्या करते हैं, अपने होनहार शिष्य को ढूंढ लेते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा क्या करता है, दुलार और प्यार उन्हें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति देश का भाव होता है। ऑप्शन ए है गुरुत्व, ऑप्शन बी है स्त्रीत्व, ऑप्शन सी है ममत्व, ऑप्शन डी है पुरुषत्व। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, ममत्व। गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति ममत्व जो होता है उसका भाव होता है। ठीक है, जो शिष्य होता है उसके प्रति गुरु कैसा प्यार करता है, जैसे कि माता अपने पुत्र को करती है, इसलिए ममत्व का भाव उनके अंदर होता है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है, और 13 जनवरी को पूछा गया था क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति ममत्व का भाव होता है क्योंकि गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा दुलार और प्यार करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सद्गुरु का संधि विच्छेद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सद्गुरु का क्या संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है सत प्लस गुरु, ऑप्शन बी है सद प्लस गुरु, ऑप्शन सी है सत्य प्लस गुरु, ऑप्शन डी है सु प्लस गुरु। सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य प्लस गुरु। सदगुरु का संधि विच्छेद सत्य प्लस गुरु होगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। ये भी पूछ लेता है कि किसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। कैसे व्यंजन संधि है जरा देख लो। सदगुरु का संधि विच्छेद है सत्य प्लस गुरु, क्योंकि सदगुरु में व्यंजन संधि है। यदि का, चा, टा, ता, पा यानी का वर्ग के पहले वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या फिर चौथा वर्ण आता है और या रा, लावा या कोई स्वर आता है तो का, चा, टा, ता के स्थान पर अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाता है, तीसरा। जैसे कि दिक प्लस दग दिग्गज, सट प्लस धन सट दर्शन। ठीक है, इस तरह से ये भी याद रखना कि दिग्गज कैसे बनता है, तो दिग प्लस गज से बनता है, सट दर्शन सट प्लस दर्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समर्पित में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है पित, ऑप्शन बी है ता, ऑप्शन सी है इत, ऑप्शन डी है पित। देखो होता क्या है कि वो सभी शब्द जो किसी वाक्य के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हमें लास्ट में लगाना है, तो समर्पित। ठीक है, समर प्लस पित बराबर समर्पित। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इत। इसमें इत प्रत्यय लगा है समर्पित में। हमारी एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि समर्पित में कौन सा प्रत्यय है, इत, क्योंकि वे शब्द जो अक्षर या समूह लगाए जाते हैं लास्ट में बिल्कुल उसे प्रत्यय कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट कह रहा है कि समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लो हमसे इसमें नहीं पूछा है और नहीं में से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नहीं पूछा है तो बताइए समय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है बेला, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है घड़ियाँ, ऑप्शन डी है घड़ी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घड़ियाँ। समय का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है घड़ी। बता दो घड़ी में कितना टाइम हो गया है। काल, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा पहर चल रहा है, कौन सी बेला चल रही है, ये सभी होता है, लेकिन घड़ियाँ नहीं होता है। ठीक है, घड़ियाँ तो मतलब क्लॉक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि समय का पर्यायवाची शब्द घड़ियाँ नहीं है, जबकि बेला, काल, घड़ी, वक्त ये सब कैसे हैं, टाइम के
पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमें फिर से काव्यांश दिया गया है, क्योंकि एक हमारा गद्यांश आता है, एक काव्यांश आता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। काव्यांश को पढ़ना है, फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा काव्यांश है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शहर में पंछी घूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। देखो कितना अच्छा हमारा गद्यांश है। अब इसके आधार पर इसके आंसर देने हैं। पहला है कि लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है। ऑप्शन ए है दुनिया को भूलना, ऑप्शन बी है पेड़ों को काटना, ऑप्शन सी है जहर बेचना, ऑप्शन डी है मनुष्यों को बांटना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, पेड़ों को काटना। लेखक ने दुष्कर्म कहा है किसको, पेड़ों को काटना कहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पद्यांश में कविता में पेड़ों को काटने को दुष्कर्म कहा गया है। नेक्स्ट कहा है कि पेड़ों को काटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा। ऑप्शन ए है कि चिड़िया पेड़ों से बहुत प्यार करती हैं, ऑप्शन बी है कि चिड़िया पेड़ों को बहुत समय से जानती हैं, ऑप्शन सी है कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी, ऑप्शन डी है कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया बच्चों को नहीं सुला पाएंगी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया हैं वो अपना घोंसला नहीं बना पाएंगी, इसीलिए पेड़ जब कट जाएंगे चिड़ियों को क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी, इसीलिए चिड़ियों को क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। चिड़िया हमेशा पेड़ों पर ही घोंसला बनाती हैं, और पेड़ ही नहीं होंगे तो वो घोंसला बेचारी कहाँ बनाएंगी, कहाँ उनके बच्चे रहेंगे। पेड़ ही उनका स्थान होता है, उनका घर होता है, इसलिए जब पेड़ कट जाते हैं तो उनके घर कैसे हो जाते हैं, उजड़, इसलिए उन्हें रोना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में सहन से क्या आशय है। ऑप्शन ए है झेलना, ऑप्शन बी है पिंजरा, ऑप्शन सी है डाल, ऑप्शन डी है आंगन। ऑप्शन डी आंगन। कविता में जो सहन था उससे मतलब क्या था, आंगन था, ठीक है, कविता में सहन से आशय आंगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने कविता में देश की विनती की है। ऑप्शन ए है खूब सारे बच्चे पैदा करने, ऑप्शन बी है धरती को हरा भरा रखने, ऑप्शन सी है सभ्यता को शिक्षित करने, ऑप्शन डी है एकता के साथ रहने। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धरती को हरा भरा रखने। लेखक ने कविता में धरती को हरा भरा रखने की विनती की है, ठीक है, उसने कहा था कि हमें कैसा रखना चाहिए, धरती को हरा भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में चौपाई से क्या आशय है। ऑप्शन ए है चारपाई, ऑप्शन बी है चपरासी, ऑप्शन सी है चौकीदार, ऑप्शन डी है जानवर। तो कविता में जो चौपाई से उससे मतलब क्या था, उससे मतलब था उसका डी, जानवर, ठीक है, कविता में जो चौपाई था उससे आशय उसका जानवर यानी एनिमल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसने कहा था कि कविता में चौपाई से आशय जानवर है, क्योंकि जानवर कैसे होते हैं, वो होते हैं शांत वातावरण में घूमने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है पर्ण, ऑप्शन बी है तरु, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है पादाप। तो वृक्ष माने भी पेड़ होता है, ट्री मतलब पेड़ होता है, तरु मतलब भी होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्ण, क्योंकि पेड़ यानी कि ट्री के पर्यायवाची तरु होता है, वृक्ष होता है, पादाप होता है, लेकिन पर्ण नहीं होता, ठीक है। और हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि पर्ण शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पर्ण के पर्यायवाची पत्ता, पत्ती, पात, पत्र इत्यादि तथा तरु, वृक्ष, पादाप पेड़ के पर्यायवाची है। पर्ण के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, पर्ण के मतलब होता है पत्ता, पत्ती, पात और पत्र इत्यादि, जबकि पेड़ के होते हैं तरु, वृक्ष, पादाप और पेड़, ठीक है। वेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और बरतने की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। ऑप्शन ए है संपादन, ऑप्शन बी है प्रारूपण, ऑप्शन सी है विचार मंथन, ऑप्शन डी है प्रतिपुष्टि।
तो जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो उसके दौरान जो व्याकरण है, विराम चिन्ह है, विधान और वर्तनी की जांच है, वो करना लेखन की प्रक्रिया का कौन सा चरण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपादन। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि संपादन अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करने के लेखन की प्रक्रिया का चरण होता है। और संपादन से तात्पर्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को करना, अच्छी तरह से पूरा करना होता है। और प्रारूपण से क्या से होता है कि किसी भी पत्र का प्रारूप तैयार करना। आपसे प्रारूप यानी कि प्रारूप नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रारूपण से आज है कि किसी पत्र का क्या तैयार करना, प्रारूप। विचार मंथन में विचारों के सही गलत की जानकारी करना होता है। प्रतिपुष्टि में छात्र छात्राओं को उनके प्रदर्शनी की जानकारी देना और इनमें किस तरह सुधार कर सकते हैं, ये करना होता है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन क्या होता है। संपादन से तात्पर्य होता है प्रस्तुत करना और अच्छी तरह से पूरा करना। प्रारूपण से नाम से ही पता चला किसी पत्र का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। और विचार मंथन में विचारों के सही गलत की जानकारी करना। प्रतिपुष्टि से होता है कि छात्र छात्राओं के उनके प्रदर्शन की जानकारी देना और इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? यानी कि एक विद्यालय निरीक्षक ने क्या किया कि स्कूल में जाकर वहाँ का दौरा किया और कक्षा 1 के, जो कौन सी क्लास के, कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहाँ भाषा का अध्यापन जो है वो कराया जा रहा था। अगर आप अध्यापक हैं भाषा के, तो अध्यापन के लिए आप सबसे अच्छे कौन सा सर्वाधिक रूप और उपयुक्त और आदर्श मानते हैं अध्यापन के? तो ऑप्शन ए है कि एक अध्यापक श्याम पट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी। मतलब आप ये मानेंगे कि जो एक टीचर है वो क्या कर रही है कि श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर, यानी कि श्याम पट्ट पर वर्णमाला के क्या लिख रही है, अच्छा। दूसरा कह रहा है कि दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी। पहले शिशु गीत गाती है फिर उसे रिलेटेड स्टोरी को जोड़कर सुनाती है। तीसरा है कि तीसरी अध्यापक उदाहरण देकर पढ़ा रही है। और चौथा है कि चौथी अध्यापक शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर श्रुतलेख करवा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। देखो सबसे अच्छा यही था कि दूसरी अध्यापक है वो शिशु गीत गा रही है फिर कहानी सुना रही है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा ये माना जाएगा, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यालय निरीक्षक के निरीक्षण के समय विभिन्न अनुभागों का जब क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आदर्श होगा जब दूसरी अध्यापक शिशु गीत गाएगी और कहानी सुनाएगी, ठीक है। और ये 13 जनवरी को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? ऑप्शन ए है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, ऑप्शन बी है बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, ऑप्शन सी है बच्चे प्रभावशाली लेखक बने, ऑप्शन डी है बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चे प्रभावशाली क्या बने, संप्रेषक बने, ठीक है। विकासात्मक उद्देश्य होता है निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का, ठीक है। बच्चे क्या बने, प्रभावशाली संप्रेषक बने। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जो निपुण भारत है उसमें बुनियादी साक्षरता और गणित बोध का क्या होता है, विकासात्मक उद्देश्य है। बच्चे कैसे बने, प्रभावशाली संप्रेषक। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत क्या करना, विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है जिससे कि बच्चे देश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन ए है पूर्व विद्यालय, ऑप्शन बी है बाल वाटिका ग्रेड 1 और ऑप्शन डी है ग्रेड 2। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेड 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह बहुत पुराने तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है जिससे कि बच्चे ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए क्या हो सके,
तैयार हो सकें। ठीक है, इस तरह से काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इन्हें याद कर कर जाना। इस भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉडल की क्या करती है, अनुशंसा, जिससे कि बच्चे ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन कह रहा है कि भाषाई निपुणता व्याकरण दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। कारण है कि भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। ऑप्शन ए है कि ये और दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ये और दोनों सत्य तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ये सत्य है लेकिन आर असत्य है और ऑप्शन डी है कि ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है, यानी कि भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। ये तो सत्य है लेकिन भाषाई निपुणता व्याकरण दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है, ये असत्य है, इसलिए ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि कथन जो ये है जिसमें है कि भाषाई निपुणता जो व्याकरण दृष्टि होता है उससे सही वाक्य बनाने की योग्यता है, ये वाला असत्य है, क्योंकि भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है, ये वाला सत्य है, इसलिए कथन ए जो है वो असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। ऑप्शन बी है ये साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्ति करने में मदद करती है। ऑप्शन डी है ये शैक्षिक गतिविधि की योजना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की ये शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। ठीक है, ये वाला हमारा कैसा है, रोंग यानी कि गलत है। हमसे पूछा भी था कि इनमें से कौन सा है जो पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। ये वाला बिल्कुल सही है कि ये पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। ये भी सही है कि ये साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है और ये भी सही है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी वाला गलत है कि ये शैक्षिक गतिविधियों की क्या है, योजना है। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ये शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है, बाकी सारे विकल्प जो हैं वो सही है। हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक का मत है यानी कि मानना है, उनका विचार है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदारी है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। ठीक है, ये किस प्रकार से हो सकता है। ऑप्शन ए है कि अभिभावकों को ये सूचित करते कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी है कि नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। ऑप्शन सी है कि अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करके। और ऑप्शन डी है जो अभिभावक हैं उनको अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर। तो हाँ, सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। ठीक है, एक जो टीचर है उसका मानना है कि जो अभिभावक हैं वो महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से संलग्न करने और संप्रेषित करते रहने के लिए हम ये कर सकते हैं कि नियमित आधार पर जो अभिभावक हैं उनके साथ बच्चों के जो पोर्टफोलियो है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि पोर्टफोलियो पर चर्चा करके बच्चों को नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो एक प्रकार या फिर फाइल होती है जिसे विद्यार्थियों और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को कम से हम तरीके से एकत्रित करके रख सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो ही होता है जिससे बच्चों को कितना सीखा है, कितना सीखना बाकी है, किस तरह से वो सीख रहा है, किस तरह से वो सीखेगा, उस सबको हम सही से कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए है घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न पाठ्यचारिक विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम, ऑप्शन सी है खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र और ऑप्शन डी है विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। ठीक है, 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसने खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र है उसकी शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान जो है वो केंद्रित किया है। और एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र पर 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। बुनियादी स्तर पर खिलौना आधारित शिक्षण का अर्थ होता है कि इसमें बच्चे खिलौने और गेम्स के माध्यम से क्या कर सकें, सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर पूर्व विद्यालय अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देता है बजाय कि वर्णमाला पढ़ने के। तो चित्रात्मक पुस्तकें देने का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो हमारे पूर्व विद्यालय अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी क्लासरूम में शुरुआती दौर में अपने जो शिक्षार्थी होते हैं उनको चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं, बाकी जो वर्णमाला वगैरह होती है उसके पढ़ने। तो वो क्यों दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कि अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना। ऑप्शन बी है कि बच्चे भविष्य में इस तरह से चित्र बना सकें। ऑप्शन सी है कि बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। और ऑप्शन डी है कि उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपसे हमारा ऑप्शन सी कि बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की क्या करना, शुरुआत करना। आमतौर पर जो पूर्व विद्यालय अध्यापक होता है वो अपनी क्लासरूम में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें दे देता है बजाय इसके कि वो वर्णमाला पढ़े। तो हम इसलिए कर रहे हैं, ये पुस्तकें देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को पठन से परिचित करवाएं और उनके भाषा विकास की क्या करें, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत करें। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि चित्रात्मक पुस्तकें देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को पठन से परिचित करवाएं और उनके भाषा विकास की स्टार्टिंग करें यानी कि शुरुआत करें। वही जो चित्रात्मक पुस्तकें होती हैं वो बच्चों के लिए ज़बरदस्त लाभ देती हैं क्योंकि इससे बच्चों के शुरुआती चरण में कौशल विकसित करने के लिए, यानी कि बच्चा जो होता है वो चित्र वगैरह देखता है तो उसका मन लगा रहता है, उसे अच्छा लगता है, वो बोरिंग फील नहीं करता। अगर उसे वर्णमाला पढ़ाओगे तो बोरिंग फील करेगा, मतलब उसे चित्रों के माध्यम से समझाओगे तो वो अच्छे से उसे समझेगा। इसलिए तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए है कि प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना। ऑप्शन बी है प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम सर्कल टाइम से करवाना। ऑप्शन सी है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना और ऑप्शन डी है कि रूटीन में नियमित रूप से बदलाव होना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि धीरे धीरे क्या करना, ये जो नई अवधारणाएं होती हैं उनसे उन्हें परिचय देना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जब हम धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देंगे तो कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से कैसी होंगी, उपयुक्त। शिक्षा का अर्थ होता है कि ज्ञान, सदाचार, उचित व्यवहार, तकनीकी शिक्षा, दक्षता आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, हम ज्ञान, सदाचार, उचित व्यवहार, तकनीकी शिक्षा, दक्षता आदि को किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
कारण है कि भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसीलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है। तो इस कोड में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है कि ये और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि और दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि ए और दोनों सत्य है। जो आर है वो ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण जो है वो महत्वपूर्ण है। भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसीलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से क्या होता है, भाषा शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। ये अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि इससे ये बहुभाषिक बनेगा। मतलब एक बालक है उसके घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की गई दोनों भाषाएं कैसी होती है, एक ही होती है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो क्यों होता है, क्योंकि ये भाषा का बहुभाषिक बनेगा बच्चों के लिए, या फिर ये बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों के साथ उस विशेष ऑप्शन सी कह रहा है कि वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। और ऑप्शन डी है कि बच्चों के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों के द्वारा किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि वह बच्चों के साथ वह उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय के निर्देश के भाग एक ही निर्देश की गई भाषा एक ही है, तो उसके लिए बहुत बड़ा ही संसाधन होती है, क्योंकि इससे बच्चों के भाषा विशेष में चिंतन करने के और तर्क करने के साथ ही उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का भी आयोजन वह कर सकती है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशंस क्या रहेंगे कि जब बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की गई भाषा एक हो तो शिक्षक के लिए एक संसाधन का कार्य करती है, क्योंकि ये भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही है और ये टिप्पणियां सटीक रूप से वर्णित करती है कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। ये टिप्पणियां क्या हैं? ऑप्शन ए है सीखने के प्रतिफल, ऑप्शन बी है भाषाई दक्षता, ऑप्शन सी है भाषा शिक्षा के उद्देश्य और ऑप्शन डी है सीखने के स्तर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए सीखने के प्रतिफल। ठीक है, भाषा की जो अध्यापक है वो अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिखती है। ये टिप्पणियां सटीक रूप से ये वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या करेंगे। तो ये टिप्पणियां क्या हैं कि टिप्पणियां जो हैं वो सीखने के प्रतिफल हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि सीखने के प्रतिफल में भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही है। ये टिप्पणियां सटीक रूप से ये वर्णित करती हैं कि जो विद्यार्थी है वो कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। ठीक है, अधिकारियों और अभिभावक जो होते हैं उनका ये जानना आवश्यक होता है कि बच्चों ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा, यानी कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है जानना कि बच्चों ने कक्षा में कितना किस तरह से क्या सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, ऑप्शन बी है कि जितने भी शिक्षार्थी हैं उनको मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों की जो भाषाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करना और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए क्या करना, सहायता प्रदान करना। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, बहुभाषावाद जो होता है वो ऐसी युक्ति होती है जिसका अर्थ है कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी
भाषाओं का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। बहुभाषावाद का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा से जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हों। ठीक है, जब दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो उसे बहुभाषावाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल, रेपर्स आदि देखती है और इस तरह से मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है, तो उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मदद यानी कि हेल्प करता है। ऑप्शन ए चित्रकारी, पेंटिंग, ऑप्शन बी है पठन, ऑप्शन सी है श्रवण, ऑप्शन डी है पेंटिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी पठन। ठीक है, एक जो बालिका होती है विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल, रेपर्स आदि को देखती है और इस तरह से वो मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है, तो इसका इस प्रकार से अवलोकन और अंतःक्रिया करना अध्यापक को पठन कौशल पोषित करने में मददगार होता है। और एक्सप्रेशंस भी कह रही है कि पठन कौशल में एक बालिका विद्यालय में आते जाते अपने साइन बोर्ड्स, लेबल, रेपर्स आदि को देखती है और इस तरह से मुद्रित सामग्री से कई प्रकार से अंतःक्रिया करती है। पठन कौशल में अर्थ और भाव को ध्यान में रखकर इस तरह से पठन कौशल में अर्थ और भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। सुबह 8 बजे प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन पेपर कराते हैं प्राइमरी लेवल के, उसे देख सकते हैं। 8 बजे हम जूनियर लेवल के सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं, उसे देख सकते हैं। 10 बजे करंट अफेयर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।